आज जिस शख्सियत की हम बात करने वाले हैं, अगर उन्हें अपने परिवार से सहयोग मिला होता तो शायद ये दुनिया के सबसे चर्चित और सफल वैज्ञानिकों में से एक होते। पर बचपन की हिंसा और अकेलेपन ने इस अबोध और कुशाग्र बुद्धि को एक क्रूर कातिल बना दिया। एक ऐसा कातिल जिसे अमेरिकी इतिहास के सबसे खतरनाक और हिंसक अपराधियों में से एक माना गया। पर आज ये दुनिया में अपने अपराधों के लिए नहीं बल्कि अपनी पुस्तकों यानी बुक्स के लिए मशहूर है। इनके ऊपर एक बेस्ट सेलर बुक और हॉलीवुड की एक मूवी भी है जिसने कई अवार्ड्स भी जीते। तो कौन है ये शख्सियत और क्या है इसकी जिंदगी की कहानी, आइए जानते हैं। सिएटल में 21 नवंबर 1890 को बेंजामिन फ्रैंकलिन स्ट्राउड और एलिजाबेथ जेन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रॉबर्ट रखा गया। पूरा नाम रॉबर्ट फ्रैंकलिन स्ट्राउड। रॉबर्ट के पिता फ्रैंकलिन स्ट्राउड एक अमीर परिवार से संबंध रखते थे और टिम्बर यानी लकड़ियों का उनका बहुत बड़ा व्यापार था। पर फ्रैंकलिन को जुए और शराब की लत थी। कुछ समय तो उसके परिवार वालों ने उसे समझाया, पर फिर उसके रंग ढंग देखते हुए उसे घर से निकाल दिया और संपत्ति से भी बेदखल कर दिया। जब फ्रैंकलिन एलिजाबेथ से मिला तो वो सड़क बनाने वाला एक मजदूर था और एलिजाबेथ एक विधवा जिसकी 2 बेटियां थी। दोनों ने शादी की और रॉबर्ट के रूप में उन्हें पहली संतान प्राप्त हुई। फिर उसके बाद उनके 4 और बच्चे हुए और इस तरह रॉबर्ट के 4 भाई बहन और उसकी माँ की पहली शादी से 2 बड़ी बहनें थी। सुनने में तो ये बड़ा भरा पूरा परिवार लगता है, पर परिवार के अंदर की कहानी कुछ और थी। रॉबर्ट के पिता फ्रैंकलिन की शराब पीने की आदत बढ़ती जा रही थी। घर में रोज लड़ाई होती थी, मारपीट होती थी और इस मारपीट के शिकार होते थे रॉबर्ट की माँ और खासकर रॉबर्ट। पर वो एक और चीज का शिकार था और वो था उसके घर वालों की उम्मीदें। बहुत ही छोटी सी उम्र में उस पर परिवार का बोझ आ गया। उसका स्कूल जाना भी छूट गया। उसने किस उम्र में काम करना शुरू किया इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, पर जब वो 13 साल का था तो उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे और उससे भी कई वर्ष पहले से वो काम कर रहा था। 13 साल की छोटी उम्र, घर का बोझ और पिता के अत्याचारों की यादें, इन सब वजहों से वो बहुत अकेला था। उसका एक छोटा भाई था जिससे वो बहुत प्यार करता था और उसके काफी नजदीक भी था। हालांकि उस भाई का नाम क्या था इसका भी कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और इसके साथ ही उसकी बड़ी बहनों का बर्ताव भी। उसे उसकी मेहनत के बाद भी ताने सुनने पड़ते और माँ से जिस सपोर्ट या समर्थन की उम्मीद थी वो भी नदारद था। ऐसे में वो परेशान होकर घर छोड़कर चला गया। कई साल इधर उधर भटकने के बाद वो अलास्का में जाके बस गया। इस वक्त उसकी उम्र थी 18 साल। वहां पर उसकी मुलाकात हुई किटी ओब्रायन से, जो कि उम्र में उससे काफी बड़ी थी। किटी क्या काम करती थी इसको लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बार में डांसर थी, कुछ कहते हैं कि वो बार में गाती थी और कुछ कहते हैं कि वो वेश्या थी। उसका काम कुछ भी रहा हो, लेकिन रॉबर्ट और किटी के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच 18 जनवरी 1909 को एक दिन किटी जब अपने बार से वापस आई तो रॉबर्ट ने देखा कि उसके चेहरे पे चोटों के निशान हैं। जब उसने किटी से पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि बार टेंडर जिसका नाम चार्ली वैन डैमर है उसने किटी के साथ मारपीट की है। इसकी वजह से रॉबर्ट को काफी गुस्सा आया और उसने पास की एक गन स्टोर से एक पिस्टल और कुछ बुलेट्स खरीदे। उसी रात वो वैन डैमर से मिलने गया। वहां बातचीत गर्मा गर्मी में बदल गई और रॉबर्ट ने वैन डैमर को वहीं गोली मार दी। उसके बाद रॉबर्ट पास के ही शेरिफ के पास गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर केस चला और हत्या का दोषी पाते हुए उसे 12 साल की सजा सुनाई गई। इस सजा के पीछे उसका आत्मसमर्पण करना ही मुख्य वजह थी। उसे मैकनील आइलैंड वॉशिंगटन की जेल में डाल दिया गया। जेल में सुधार की जगह उसकी संगत और बुरी हो गई। यहाँ आए दिन उसकी मारपीट होती। उसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हो गए थे। इससे बचने के लिए उसने जेल का एक गैंग ज्वाइन कर लिया। उसने ड्रग्स जैसे कोकीन लेना भी शुरू कर दिया था। एक बार उसने एक कैदी को इसलिए चाकू मार दिया था क्योंकि उसने इसे खाना चुराने से रोका था। एक दूसरे कैदी को उसने इसलिए चाकू मारा क्योंकि उसने वार्डन से शिकायत कर दी थी कि रॉबर्ट अब कोकीन और मॉर्फिन का सेवन करता है। उसका गुस्सा और उसके क्राइम रोज बढ़ते जा रहे थे। इसके चलते उसकी सजा को 6 महीने और बढ़ा दिया गया और उसे ज्यादा सुरक्षित जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। ये जेल थी लेवनवर्थ कैंसास और ये साल था 1912। नई जेल में भी वो उतना ही आक्रामक बना रहा। उसकी शिकायतें बढ़ती जा रही थी। पर इसी बीच एक अच्छी डेवलपमेंट हुई कि उसका छोटा भाई उससे मिलने आने लगा। इसने उसे शांत करने में थोड़ी मदद की। अपने छोटे भाई के प्यार के चलते वो थोड़ा कंट्रोल में आया और उसका गुस्सा शांत होना शुरू हुआ। इसी बीच साल 1916 यानी 1960 में उसकी एक गार्ड से लड़ाई हो गई। इसके बाद उसे जेल के दूसरे सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया और उसके भाई से मिलने पर भी रोक लगा दी। इससे रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया और उसने गार्ड से बदला लेने का सोचा। कुछ महीनों बाद उसने गार्ड के ऊपर चाकू से हमला किया जिसमें गार्ड की मौत हो गई।
उसके ऊपर एक दूसरा केस चला और अब की बार कोर्ट उसके साथ बिल्कुल नरम नहीं थी। कोर्ट ने देखा कि उसने अभी एक हत्या की है, वो भी सिक्योरिटी गार्ड की, और साथ में उससे पहले उसे क्राइम का एक इतिहास है जो कि सारे क्राइम उसने जेल के अंदर किए हैं। इस वजह से अब की बार उसे दोषी माना गया और उसे सजाए मौत दी गई। और साथ में ये कि जब तक उसे फांसी नहीं होती तब तक वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी अकेली सेल में रहेगा। सजा सुनाने के बाद उसे आदेशानुसार एक कोठरी में अकेला रखा गया और उसकी फांसी का इंतजार किया जाने लगा। इसी बीच उसकी मां ने कई नेताओं और बड़े वकीलों से रॉबर्ट की सजा कम करवाने में मदद मांगी। उसे कहीं से कोई खास मदद नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर में रॉबर्ट की मां अपनी गुहार लेकर यूएस प्रेसिडेंट तक जा पहुंची। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई और 1920 में प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने रॉबर्ट की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। वुड्रो विल्सन के अटॉर्नी जनरल थे अलेक्जेंडर पाल्मर और उन्होंने कोर्ट में जो मर्सी पिटीशन का रिस्पॉन्स सबमिट किया उसमें लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट ने सिर्फ मौत की सजा को माफ किया है, लेकिन सजा का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें सजा खत्म होने तक उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना पड़ेगा वो एज इट इज रहेगी। यानी अब सजा इस तरह से थी कि अपनी पूरी जिंदगी रॉबर्ट को जेल में बितानी है, उसे कोई रिहाई कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और साथ में जब तक वो जेल में रहेगा तब तक उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी काल कोठरी में ही रहना पड़ेगा। रॉबर्ट स्ट्राउड का भविष्य लगभग तय था। उसे बाकी की जिंदगी जेल की एक सेल में बितानी थी और एकदम अकेले, ना कोई दोस्त, ना परिवार, ना कोई बात करने के लिए, ना शिकायत करने के लिए। बस बैठकर उसे अपनी मौत का इंतजार करना था। ये इंतजार लंबा होने वाला था, बहुत लंबा, क्योंकि इस सजा के वक्त उसकी उम्र मात्र 30 साल थी। ये जिंदगी कितनी लंबी होगी उसे नहीं पता था, पर जितनी भी लंबी होती उसे अकेले ही गुजारनी थी। और शायद ऐसा होता भी, पर साल 1920 में एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उसका भविष्य पूरी तरह बदल दिया। हुआ यूं कि 1920 में ही एक दिन जब वो अपनी सेल में बैठा हुआ था तो उसे पक्षियों का शोर सुनाई दिया। उसने देखा तो उसकी खिड़की के कोने पर एक छोटा सा घोंसला था जिसमें 3 घायल चिड़ियाएं थी। तीनों काफी छोटी थी, चोटिल थी। इससे साफ जाहिर होता था कि उनके ऊपर किसी शिकारी पक्षी ने हमला किया था। ये देखकर रॉबर्ट को उन पर तरस आ गया। उसने तीनों का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने खाने में से खाना देता और अपने पानी में से पानी। धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार होने लगा और कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। पर ठीक होने के बाद बजाय उड़ जाने के वो तीनों वहीं रॉबर्ट के पास रुक गई। इस तरह अब उसे भी साथी मिल गए थे और वो भी 3। रॉबर्ट की लाइफ अब कुछ सामान्य सी हो चली थी। उसका अकेलापन अब खत्म हो गया था। अब वो अपना सारा समय उन्हीं 3 चिड़ियाओं को देखता रहता और उनका ख्याल रखता। इसी बीच उसे अपने भाई से मिलने की भी परमिशन मिली और उससे भी ज़्यादा अच्छा ये था कि उसकी माँ भी अब उसके भाई के साथ मिलने आती थी। हालांकि उसकी माँ से उसके बहुत मधुर संबंध नहीं थे, लेकिन इतने सालों बाद अपनी माँ को देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगा। इसी बीच रॉबर्ट के भाई ने उसे बताया कि कैंसस के कानून के अनुसार वो चाहे तो कुछ खास तरह के पक्षियों को अपने पास जेल की सेल में रख सकता है। जब उसने इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म किया तो जेल स्टाफ ने बताया कि यह बात सही है। इसके बाद उसने अपने भाई की मदद से कई चिड़ियाएं खरीदी और अपनी सेल में रखने लगा। अब उसका सारा समय इन्हीं पक्षियों के बीच बीतने लगा। वो अब काफी शांत हो गया था, इसलिए जेल के अधिकारियों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब वो न केवल पक्षियों के बीच समय बिताता बल्कि वो उन्हें ऑब्जर्व भी करने लगा। इसी बीच उसने अपने भाई से कुछ स्टेशनरी मंगवाई जिसमें कॉपी, पेन और कुछ बुक्स भी थी। अब उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया था, यानी कि लिखना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसने पक्षियों पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने शुरू किए। हालांकि उसकी परमिशन नहीं थी और वो इलीगल था, लेकिन फिर भी वो उन पक्षियों पर एक्सपेरिमेंट करता और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करता। एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास अपनी सेल में 300 से ज्यादा चिड़ियाएं इकट्ठी हो गई थी। अगले कुछ सालों तक उसका इन पक्षियों के प्रति प्रेम लगातार बढ़ता रहा और इतना ही नहीं बल्कि उसने जेल के अंदर और कैदियों को भी ये चिड़ियां, ये पक्षी बेचने शुरू कर दिए। हालांकि ये खरीद फरोख्त, सेल परचेज इलीगल था, पर फिर भी उसने किसी तरह इस ट्रेड को अंजाम दिया और इस तरह उसे जेल के अंदर भी छोटी मोटी कमाई होने लगी। साथ ही वो अपने कैदियों को ये भी बताता कि किस खास पक्षी को पालने का तरीका क्या है, किसको किस तरह की डाइट खाना देना चाहिए और किस बीमारी में उनको किस तरह से इलाज करना चाहिए। धीरे धीरे रॉबर्ट की ख्याति फैलने लगी। रॉबर्ट के पास लोग लेटर लिखते और रॉबर्ट उनका रिप्लाई करता। लेकिन यहां पर एक समस्या थी। उस वक्त कैंसस के कानून के हिसाब से वो कोई भी चिट्ठी जो जेल में आएगी या जेल से बाहर जाएगी उसको जेल के कर्मचारी पढ़ेंगे और अप्रूव होने के बाद ही उनका आदान प्रदान किया जा सकता है। रॉबर्ट काफी फेमस हो गया था और उसके पास आने वाली चिट्ठियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी और जिनका वो रिप्लाई भी करता था। तो जेल को एक स्टाफ फुल टाइम वहां रखना पड़ा जिसका काम था सिर्फ उन चिट्ठियों को पढ़ना और उनको अप्रूव करना। इसकी वजह से जेल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि एक उनका फुल टाइम एम्प्लॉय अब ऐसे काम पर लगा हुआ था जो कि अनप्रोडक्टिव था। इसी बीच
जिन लोगों से रॉबर्ट का पत्राचार शुरू हुआ था उनमें इंडियाना की एक महिला पत्रकार भी थी जिनका नाम था डेला जोन्स। डेला को जब रॉबर्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने रॉबर्ट से लेटर के थ्रू बातचीत करना शुरू की और दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती बन गई। 1931 तक आते आते जेल के कर्मचारियों को इससे काफी समस्या होने लग गई और उन्होंने रॉबर्ट के इस बिजनेस को बंद करने का सोचा। जब एक खबर डेला जोन्स तक पहुंची तो उन्होंने 50,000 सिग्नेचर लेकर के एक पिटीशन लिखी प्रेसिडेंट हॉबर्ट हूवर के नाम। जी हाँ, ये वही हूवर है जिनके नाम पर हूवर डैम बना हुआ है। हूवर को जब पिटीशन मिली तो उन्होंने इसको अप्रूव किया और जेल को डायरेक्ट किया कि वो किसी भी तरह से रॉबर्ट को परेशान ना करें, वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए। इस तरह से जेल के अंदर से उसने अपने कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू कर दिया था और जिसकी उससे काफी अच्छी कमाई हो रही थी और उसने अपनी कमाई का सारा पैसा अपनी माँ को देना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच कैंसस जेल ने एक बार फिर रॉबर्ट के इस बिजनेस से मुक्ति पाने का सोचा। इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना रॉबर्ट को किसी और जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए जो कि कैंसस शहर से बाहर हो। रॉबर्ट ने फिर अपने भाई की मदद ली और उसके भाई ने बताया कि कैंसस में कानून है जिसके हिसाब से अगर पति पत्नी दोनों कैंसस में रहते हैं तो अगर दोनों में से कोई भी जेल में है तो उसे कैंसस के बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस नियम के चलते डेला जोन्स और रॉबर्ट स्ट्राउड ने 15 अगस्त 1933 को शादी कर ली। जब ये खबर रॉबर्ट की मां तक पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने न केवल रॉबर्ट से मिलना बंद कर दिया बल्कि वो मां जो कुछ समय पहले तक अपने बेटे को बचाने के लिए पिटीशन लिखती थी, उसने अब ये पिटीशन लिखनी शुरू कर दी थी कि मेरे बेटे को कभी जेल से ना निकाला जाए, वो समाज के लिए खतरा है। लेकिन इसी साल कुछ महीनों बाद रॉबर्ट की पहली बुक पब्लिश हुई। हुआ यूं कि रॉबर्ट ने अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को एक डायरी में लिखना शुरू किया, जो डायरी उसने अपने भाई के थ्रू जेल से बाहर भिजवाई। ये डायरी उसका भाई कई पब्लिशर्स के पास लेकर गया जो कि उसको बुक के रूप में छापने के लिए तैयार हो गए। 1933 में उसकी पहली बुक डिसीजेस ऑफ कैनरीज पब्लिश हुई। जब रॉबर्ट को पता चला कि ये बुक काफी तेजी से बिक रही है और इसे काफी पैसा कमाया जा रहा है तो उसने पब्लिशर के ऊपर केस किया। उसने बोला कि उसका पब्लिशर उसे रॉयल्टी नहीं दे रहा है। जब ये बात पब्लिशर को पता चली तो वो जेल के वार्डन के पास गया और उसने बताया कि आपकी जेल से किस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट स्मगल करके बाहर लाई गई है जो कि इलीगल है। इसको आधार बनाते हुए अब जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि रॉबर्ट बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और अब इसको ज्यादा सिक्योर प्रिजन में ट्रांसफर कर देना चाहिए जो कि अल्केट्रेज है। लेकिन एक बार फिर इस पिटीशन को रोक दिया गया है क्योंकि जज ने कहा कि रॉबर्ट ने जो भी किया है वो किसी संगीन जुर्म के अंदर नहीं आता है और इसके चलते उसे अल्केट्रेज जेल नहीं भेजा जा सकता। इसी बीच साल 1938 में रॉबर्ट की मां का निधन हो गया। इसी बीच साल 1942 में उसकी सेल से शराब बनाने के उपकरण प्राप्त हुए और अब की बार वो एक क्रिमिनल ऑफेंस में रजिस्टर किया गया। इस क्रिमिनल ऑफेंस को अब की बार जज ने स्वीकार किया। जेल के अंदर शराब बनाना एक बहुत बड़ी बात थी और इसके चलते दिसंबर 1942 में उसे अल्केट्राज में ट्रांसफर कर दिया गया। जी हाँ, ये वही अल्केट्राज जेल है जिसका सिक्योरिटी सिस्टम थेरेमन ने डिजाइन किया था, जिसके बारे में हमने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया है। उसने अपने सारे पक्षी अपने भाई को दे दिए, लेकिन इसी बीच उसने अपनी बुक का एक नया एडिशन लिख लिया था। उसने अल्केट्राज जाने से पहले ये नई बुक का एडिशन भी अपने भाई को दे दिया, जो बुक 1943 यानी 1943 में पब्लिश हुई और इस बुक का नाम था स्ट्राउड्स डाइजेस्ट ऑन डिसीजेस ऑफ बर्ड्स। अल्केट्राज जाने के बाद उसके भाई का भी उससे मिलना बंद हो गया क्योंकि वहां पर भी रेगुलर विजिटर अलाउड नहीं थे। इसके बाद रॉबर्ट फिर से अकेला हो गया। अब रॉबर्ट के पास जेल में करने के लिए कुछ नहीं था, ना उसका भाई उनसे रेगुलर मिलने आ सकता था, अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और अब उसके पास उसके पक्षी भी नहीं। लेकिन इसी बीच रॉबर्ट को लिखने का शौक जो पहले शुरू हो चुका था वो कंटिन्यू रहा। जेल के अंदर से उसने 2 बुक्स लिखी। एक बुक का नाम था रॉबी जो कि उनकी आत्मकथा थी और उनकी दूसरी बुक थी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ यूएस प्रिजन सिस्टम। उन्होंने दोनों किताबें पब्लिश करने के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों ही बुक्स को पब्लिश करने से मना कर दिया। इनकी बुक अ हिस्ट्री ऑफ यूएस प्रिजन सिस्टम 2004 में पब्लिश हुई और 2014 से वो अमेज़न की ई बुक एडिशन पर भी अवेलेबल है। 1955 में उनसे मिलने आए थॉमस गिडीज। थॉमस गिडीज एक उभरते हुए लेखक थे। उन्होंने रॉबर्ट से मिलकर उनकी जीवनी लिखने का प्रपोजल दिया जिसे रॉबर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद थॉमस गिडीज की बुक बर्डमैन ऑफ अल्केट्राज पब्लिश हुई और ये बुक बहुत बड़ी हिट हुई। ये बुक इतनी फेमस हुई कि इसके ऊपर हॉलीवुड में मूवी बनने तक की चर्चाएं शुरू हो गई। 1962 में एक मूवी बनकर के तैयार हुई जिसका नाम था बर्डमैन ऑफ अल्केट्राज और इस मूवी के जो नायक थे बर्ट लैंकेस्टर, वो रॉबर्ट से मिलने जेल आए। 1963 में रॉबर्ट की जेल में ही मृत्यु हो गई।
हालांकि इससे पहले उनकी मूवी बर्डमैन ऑफ एल्केट्राज रिलीज हो चुकी थी, लेकिन वो खुद अपनी मूवी कभी नहीं देख पाए। इसके बाद रॉबर्ट के ऊपर कुछ और मूवीज भी बनी। 1980 में एक टीवी मूवी बनी जिसका नाम था एल्केट्राज द होल शॉकिंग स्टोरी। खैर, इस सब के बीच अगर आप रॉबर्ट के चरित्र को समझना चाहें तो उसमें बहुत तरह के रंग हैं। रॉबर्ट, जिसे कुछ लोग साइकोपैथ कहते हैं, हत्यारा कहते हैं, क्रूर कहते हैं, वहीं आप ये भी देखिए कि रॉबर्ट के परिवार में जो लोग थे, जो लोग उसके नजदीक थे, उसने उनका हमेशा ख्याल रखा। उसी माँ ने जिसने ये पिटीशन लिखी कि मेरे बेटे को कभी जेल से ना निकाला जाए और वो रॉबर्ट की शादी से ना खुश थी, उसके बाद भी रॉबर्ट ने अपने बिजनेस का सारा पैसा अपनी माँ को ही दिया। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। अपने मरने के बाद उसने अपनी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लॉयर के थ्रू अपने भाई तक पहुंचा दी। तो यहाँ पर यह साफ है कि अगर रॉबर्ट को उसके परिवार से समर्थन मिला होता, सहयोग मिला होता, तो आज शायद हम कोई और कहानी ही डिस्कस कर रहे होते। शायद रॉबर्ट दुनिया के एक महान वैज्ञानिकों में से एक होता, या वो एक बहुत बड़ा थिंकर होता। आज ये हिंसा जो हम अपने बच्चों में देखते हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से आ रही है, चाहे वीडियोस के माध्यम से आ रही है, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो और चाहे रील्स, इन सब हिंसाओं का और इन सब दृश्यों का उनके दिमाग के ऊपर, उनके मनोविज्ञान के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जरूरी नहीं कि परिवार में लड़ाइयाँ हो या परिवार में गाली गलौज हो या मारपीट हो तभी बच्चों को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। बच्चों का दिमाग, बच्चों की सोच इतनी कोमल होती है कि छोटी छोटी हिंसाएं जो हमारे लिए बहुत ही सामान्य बात होती हैं, उनका बच्चों की सोच पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखें, उनको सभ्य और सौम्य चीजें दिखाएं, ताकि हमारे बच्चे भी आगे चलकर इस समाज के लिए, इस देश के लिए और खासकर मानवता के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सके। हमें कोशिश करनी चाहिए कि रॉबर्ट स्ट्राउड जैसी दूसरी कहानी इस दुनिया में ना बने, और अगर कोई ऐसी कहानी हो तो उसका नायक एक वैज्ञानिक हो, ना कि एक कातिल। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।